We are continuing with case studies, or rather a short change in the sequence of case studies. हमने इससे पहले दो केस स्टडीज के ऊपर 3 टॉक्स हमने शेयर की हैं। तो आज हम कुछ फीचर्स फ्रैक्चर सरफेसेस के मिलके शेयर कर लेंगे, और इसमें नेट से भी इंफॉर्मेशन है, और ये बेकर की किताब है जिसमें फीचर्स हैं फ्रैक्चर सरफेसेस के, इसमें ये डिटेल्स मौजूद हैं। इससे पहले कि एक्चुअल हम सरफेसेस पे आए, जो टूल है फ्रैक्चर सरफेसेस को स्टडी करने का स्ट्रॉन्ग टूल क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है ना? तो ऑप्टिकल क्यों हमारी इतनी ज़्यादा मदद नहीं करता और क्यों हमें स्कैनिंग पे जाना पड़ता है, उसकी एक वजह है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये शायद आपने टर्म सुनी होगी, लेकिन आज हम इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड होती क्या है। और ज़िमनी तौर पे डेप्थ ऑफ फील्ड और डेप्थ ऑफ फोकस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, इसको समझ लीजिए। बेसिक के काम की चीज़ है जिसका हमें पता होना चाहिए। जो तस्वीर यहाँ दी हुई है उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? इसमें एक ही चीज़ की ये एक तस्वीर है जिसका आधा हिस्सा, एक ही चीज़ का मतलब ये कि कैमरे से इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। इस चीज़ का कैमरे से डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है, इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी। विद इन द पार्ट क्या है कि विद इन द पार्ट इसमें कुछ हिस्से हैं जो कैमरे से मामूली से करीब हैं, कुछ मामूली से दूर होंगे। ये 3D एक एंटिटी है। ये 3D की बाली सी है किसी पौधे की, और क्योंकि 3D है इसलिए ज़ाहिर है कि इसकी कुछ चीज़ें कैमरे से मामूली से डिस्टेंस पे करीब होंगी और कुछ चीज़ें मामूली से डिस्टेंस पे दूर होंगी। तो अगर मैं अपनी जो इमेज मेकिंग की कंडीशंस हैं उनको मैं ऐसा रखूं जैसे कि इस पार्ट में, तो मैं क्या होगा मेरे पास कि मेरे पास ये वाली कुछ चीज़ें फोकस में होंगी, ये आपको फोकस में नज़र आ रही हैं, और ये कुछ चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ फोकस हैं, ना ये ब्लर्ड सी हैं। मैं अपनी इमेजिंग कंडीशंस को रीएडजस्ट कर लूँ, कैसे कर लूँ ये देखेंगे। तो फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि जो चीज़ें आउट ऑफ फोकस थी ये भी काफ़ी हद तक फोकस में आ जाएंगी, और यहाँ से यहाँ तक अंदर की तरफ मैं जाऊँ तो मेरे पास डिस्टेंसेस बदल रहे हैं ना कैमरे के मुकाबले में। कैमरे से इन चीज़ों के डिस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फोकस में आती जा रही हैं। तो इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। ये मेरी फील्ड है, ये मेरा आइटम है जिसकी इमेज बनानी है। ठीक है ना? इसकी मेरे कैमरे ने इमेज बनानी है, तो ये मेरी फील्ड है। और जो कैमरे का स्क्रीन है जहाँ इसने फोकस होना है, वहाँ पर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डेप्थ ऑफ फोकस होती है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से टर्म होगी डेप्थ ऑफ फील्ड, और के इमेजिंग के जो प्लेन है उसके रेफरेंस से जो चीज़ होती है वो होती है डेप्थ ऑफ फोकस। आइए इसको एक सिंपल से ऑप्टिकल डायग्राम में देख लेते हैं। हाँ, ये मेरा फोकसिंग मीडिया है, लेंस। इसने का काम है फोकस करना। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ मेरी इमेज बन रही है। अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट को फिक्स कर लूँ, ऑब्जेक्ट मेरे खास इस पोजीशन पे फिक्स जगह है। अब मैं अपनी इमेजिंग प्लेन को कितना आगे पीछे करूं, कितना आगे पीछे करूं, तो ये सिस्टम मेरी इमेज को फोकस में रखेगा। इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फोकस। कितना मैं अपने फोकस को आगे पीछे करूं, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फोकस। ठीक, फिलहाल हमारी कंसर्न ये नहीं है, हमारी कंसर्न है डेप्थ ऑफ फील्ड। फील्ड क्या कह रही है कि मेरी आंख यहाँ फिक्स है, जो प्लेन फोकस कर रहा है वो फिक्स है। अब इमेज का कुछ पार्ट थोड़ा सा दूर है, कुछ पार्ट थोड़ा सा करीब। ये दूर है, ये करीब है। ये जो ग्रीन एरो है ये बता रहा है कि मेरी इमेज के बाज़ हिस्से यहाँ पर है, बाज़ हिस्से यहाँ पर है। तो अगर मेरा फोकसिंग सिस्टम जो है
वो इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों की इमेज को ऑलमोस्ट इस प्लेन पे फोकस कर सकता है। जो कुछ इसके अंदर मार्जिन्स हैं वो इतनी डेप्थ ऑफ फील्ड को, वो जगह जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट कहीं उभरा हुआ है कहीं दबा हुआ है, तो उभरे हुए दबे हुए दोनों चीजों को फोकस कर ले, इसको कहेंगे मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड ये होगी। अगर ये इतने बड़े हिस्से को ना कर सके, छोटे को करे, तो मैं कहूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड कम है। ये बड़े हिस्से को फोकस कर ले तो मैं कहूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है। इस तस्वीर में मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली कम है। यहाँ मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है, यहाँ मैं ज्यादा दूर तक चीजें फोकस कर सकता हूँ। कमिंग टू मटेरियल साइंस के हमारे पास जो टूल है SEM है, उसमें वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी इमेजिंग पैरामीटर्स हैं जो मेरे इख्तियार में है, जिससे कि डेप्थ ऑफ फील्ड मेरी बेहतर हो जाती है, ऑप्टिकल के मुकाबले में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बेहतर हो जाती है। विद इन ए डिस्टेंस d मेरी चीज़ फोकस हो रही है, ठीक। d बड़ा होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड बड़ी होगी। हम पहले एपर्चर को लेते हैं कि जो जिस एपर्चर से मेरे पास रेज गुजर के आ रही हैं, यहाँ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव से मैंने एक छोटे से सुराख को खोलना है और वहाँ से रेज ने आना है और आके फोकस होना है। जितना ये एपर्चर छोटा होगा उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि आप क्लास में दूर बैठे हैं, आप लोग, हाँ, आपकी डेस्क करीब नहीं है, और आपको दूर से चीज़ जो जो कुछ भी स्लाइड शो है या जो स्क्रीन है या बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, उस पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो कभी गौर किया क्या करते हैं आप अपनी जो पलकें हैं उनको थोड़ा सा भींच लेते हैं, पलकों को इस तरह ले आते हैं कि छोटी छोटी जगह से नज़र आ रहा हो आपको, तो आपको चीज़ फोकस में हो जाती है। खुसूसन जो लोग ऐनक लगाते हैं, जिनके नंबर शार्प नहीं होते और ऐनक भूल गए, तो वो क्या करते हैं, वो आंखों को थोड़ा सा खोलते हैं और थोड़ा सा खोलने से जो 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 फोकस है वो बेहतर हो जाता है। तो एपर्चर साइज छोटा करने से मेरी डी की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, डी बढ़ जाता है। मैग्निफिकेशन, जितनी चीज को मैं बड़ा करके देखूंगा, जितनी चीज को बड़ा करके कब देखूंगा, जब करीब जाऊंगा, जितना करीब जाऊंगा उतनी चीज बड़ी नजर आएगी ना, जितना दूर से देखूंगा छोटी नजर आएगी। तो जितना मैं करीब जाऊंगा उतना मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो खराब होती जाएगी। जितनी दूर से देखूंगा चीजें फोकस रहेंगी, ठीक। जितनी दूर से देखूंगा उतनी चीजें फोकस रहेंगी। तो अगर मैं SEM पे लो मैग्निफिकेशन पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी आएगी, और अगर मैं 5000 के ऊपर चला गया, मैं 10,000 पे चला गया, तो फ्रैक्चर सरफेस को फोकस करना मुश्किल है। लकीली क्या है कि हाई मैग पे इलाका भी कम होता है जिसको मैं देख रहा होता हूँ। मैं इतने बड़े इलाके को नहीं देख रहा होता, मैं एक छोटे से इलाके को देख रहा होता हूँ, ठीक है ना। सबसे काम की बात, वेवलेंथ। वेवलेंथ जो रोशनी इस इमेज को अपने ऊपर सवार करके और लेके यहाँ तक आ रही, जो रोशनी इस इमेज को कैरी कर रही है, जो इमेज को बना रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ये सबसे काम की चीज़ है। तो एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारी जो वेवलेंथ होती है वो क्या, कौन किस चीज़ की होती है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी रेंज में होती है, ठीक है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज में होती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो वेवलेंथ है वो किस चीज़ की है, वो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स की है। ये पार्टिकल हैं जिनकी अपनी एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ कौन देता है इनको, इनको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज देता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितनी मैं अपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज़्यादा कर लूँगा उतनी मेरे पास वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम। बाकी चीज़ों के लिए अब वो कौन सी चीज़ है जो SEM के डिज़ाइन में मुझे हेल्प करती है डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाने में, वो क्या चीज़ है, वो ये कि मैं अपर्चर साइज छोटा रखूँ। अब मैं अगर छोटा रखूँगा तब भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आ जाएं, यही तो मसला है ना, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इमेज बनेगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि बहुत ही कम वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मैं जनरेट कर सकूँ। वो मैं कैसे करता हूँ,
वो मैं फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करता हूँ। तो जो हमारे पास है जिन जगहों पे फील्ड एमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, वो हमें बहुत अच्छी इमेज देते हैं, शार्प इमेज देते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो महंगे भी होते हैं ऑब्वियसली, उनको रखने के जो तकल्लुफ़ात हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बेशक अगर लैब्स बंद हों, लेकिन हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो फिलामेंट वाला इलाका है उसको अंडर वैक्यूम ही रखते हैं, उसको हल्के से वोल्टेज पे ही रखते हैं, उसको वोल्टेज ज़ीरो नहीं करते। ये वो एहतियातें हैं जो इस फाइन इमेज सोर्स के लिए हमें करनी पड़ती है। महंगा भी होता है, कैपिटल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये इस स्लाइड का मकसद ये था कि जो मेन टूल है फ्रैक्टोग्राफी का वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ ऑप्टिकल के मुकाबले में कम होती है, और एक छोटे अपर्चर पे हम एक अच्छे सोर्स से काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स को जमा करके इमेज बना सकते हैं। तो लेट अस कम टू नाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रैक्टोग्राफी। ये एक मुंतशिर से 3-4 टॉपिक्स हैं इस स्लाइड में, तो उनको एक एक करके देख लें। इससे पहले कि देखें, ये चीज़ सामने आ गई कि ये मेरी फ्रैक्चर सरफेस है, ये मेरा सैंपल है ऊपर का ना, ये माउंट है, ये पीछे बैकग्राउंड है। और फ्रैक्चर सरफेस क्या है? इसी किस्म की होती है ना। तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या चीज़ है कि जो इस कोने को भी फोकस कर ले और इसको भी कर ले। अगर मैं ऑप्टिकल पे देखूंगा तो वो इस चोच को फोकस कर रहा होगा, बाकी डीफोकस्ड होगा, सारा बेकार है मेरे लिए। नाउ कमिंग टू फर्स्ट फीचर ऑफ फ्रैक्टोग्राफी, और आपसे शायद किसी स्टेज पे एक सवाल हुआ होगा कि अगर फर्ज करें इस किस्म का फीचर या इस किस्म के फीचर नजर आ रहे हैं, तो क्रैक इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर आ रहा है, याद है? तो आज हम देखते हैं दोनों केसेस। एक केस तो आप ऑलरेडी देख भी चुके हैं, बल्कि तीसरा वो ये कि इस किस्म की इमेज कहाँ देखी थी, याद है? याद है इस किस्म की ब्रांचिंग कहाँ देखी थी हमने? स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग में, कि जहाँ एक पिट से क्रैक शुरू होता है और जैसे अंदर जाता जाता है उसकी बाइफर्केशन होती चली जाती है, ठीक है। वो ब्रांचिंग, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग एक इंडिकेशन है किसकी? स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। अब हम यहाँ और फैक्टर देखते हैं कि अगर फर्ज करें क्रैक यहाँ से इनिशिएट हुआ, ये इसकी ओरिजिन है क्रैक की, और फोर्स इस पे इसको इस डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में खोल रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो क्रैक क्यों प्रोपोगेट होगा ना। तो अगर ये फोर्स जो है, ये जो लोड है जो क्रैक को खोल रहा है, जो क्रैक को बढ़ा रहा है, वो कम है, तो क्रैक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। तो अगर लो स्पीड पे बढ़ेगा तो क्रैक सुकून से जाएगा, वो अपने रास्ते जो हैं ऑप्टिमम रास्तों को चुनता जाएगा। उसके पास टाइम होगा आहिस्ता आहिस्ता कि कौन से रास्ते को चुने, अगर दो ऑप्शन अवेलेबल। अगर फर्ज कीजिए लोड हम बढ़ा दें, लोड बढ़ाने से क्या होगा? क्रैक तेजी से जाएगा। और भी वजह हो सकती है क्रैक की तेजी की, लेकिन एक ऑब्वियस वजह यह है कि लोड ज्यादा लग रहा हो। तो लोड ज्यादा लगेगा तो जहां उसको फैसला करना है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो फैसला करने का टाइम नहीं होगा और वो क्रैक दोनों तरफ प्रोपोगेट कर जाएगा, और ये बार बार होगा, ठीक है। ब्रांचिंग होगी क्रैक, और स्पीड बढ़ेगी तो ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, और किसी एक सिनेरियो में जो हाईएस्ट स्पीड होगी उस पर हाईएस्ट ब्रांचिंग होगी, ठीक है। तो अब सरफेस, फ्रैक्चर सरफेस कैसी नजर आएगी? ये वाली सरफेस के मुकाबले में अगर ये सरफेस देखूंगा तो कहीं क्रैक ऊपर से जा रहा है, कहीं नीचे से जा रहा है, कहीं दाएं से जा रहा है, कहीं बाएं से जा रहा है, तो ये सरफेस कैसी होगी? ये रफ सरफेस होगी, ठीक है ना। तो रफनेस इंक्रीजेस एज द क्रैक प्रोपोगेट्स। और जो शुरू तो हुआ था ना किसी एक जगह से, तो फ्रैक्चर सरफेस देखूं कि ये इलाका सबसे रफ था, ये सबसे कम रफ था, तो मैं कहूंगा क्रैक यहाँ से शुरू होके इस तरफ गया होगा। और कौन सी चीज रफ करेगी? मटेरियल की क्वालिटी भी तो करेगी ना। अगर टफनेस कम है तो क्या होगा? क्रैक तेजी से जाएगा। तो टफनेस जो है, क्रैक की बाइफर्केशन जो है वो इंक्रीज होगी विद द अप्लाइंग लोड, और ऑल्सो टफनेस ऑफ द मटेरियल है वो भी इसमें अपना रोल प्ले करेगा, ठीक। चलिए, ये तो हमने क्या देखा था कि क्रैक
किसी एक जगह से शुरू हुआ है और आगे की तरफ बढ़ा है, और जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है वो ब्रांचिंग होती जा रही है, ये देखा है ना। आइए अब इसका उलट भी देखते हैं। अगर इसका उलट क्या होगा, इसका उलट क्लीवेज फ्रैक्चर में होता है। क्लीवेज फ्रैक्चर में इसका उलट होता है। तो बेसिकली ये स्लाइड पहले देख लेते हैं कि क्लीवेज फ्रैक्चर में क्या है। क्लीवेज फ्रैक्चर में क्रैक की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, और ये क्या है, ये प्लेन्स हैं। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन्स हैं। और क्रैक ने पहले क्या किया है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर मैक्रो स्केल पे इन जनरल फ्रैक्चर सरफेस देखें तो ये क्लीवेज ब्रिटल फ्रैक्चर होते हैं तो सरफेस कैसी होती है, रिलेटिवली सरफेस जो है वो फ्लैट होती है और वो हाई रिफ्लेक्टिविटी शो करती है। बमुकाबला किसके, बमुकाबला डक्टाइल फ्रैक्चर के, जहाँ ग्रेनी सा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ कप एंड कोन्स बनते हैं। और ये जो इसमें लेजेस बन रहे हैं ना, ये टुकड़े मुख्तलिफ जिसमें हाइट्स आ रही हैं, ये हाइट आ गई, फिर ये स्टेप आ गया, इधर हाइट आ गई, स्टेप आ गई, ये इधर हाइट आ गई। तो फ्रैक्चर सरफेस इस किस्म की चीज नजर आती है उसमें। फिर ये जो लेजेस हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये कनेक्टेड किस चीज से, ये इन लाइनों से कनेक्टेड है। ये लाइन जो है वो ये लाइन आके इस लेज पे मिल रही है, इस लेज के ऊपर ये लाइन और ये मिल रही है, एंड सो ऑन। इन इन लाइनों को कहते हैं रिवर पैटर्न। ये कैसे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि पानी बह रहा होता है। अगर हिमालय से पानी बह के आ रहा है तो क्या हो रहा है, कोई एक झेलम में आ रहा है, कोई कहीं सिंध में आ रहा है, कोई चनाब में आ रहा है, कोई रावी में आ रहा है, और कहाँ आ रहा है, फिर आके किसी एक जगह आके मिलने शुरू हो जाते हैं, इनका दुआबा बनता है। ये कहीं ना कहीं डाइवर्ज होते हैं। अटक पे दरिया सिंध और दरिया काबुल आके मिल जाते हैं, पंजनत के ऊपर बाकी सारे आके मिल जाते हैं। तो ये जो इसका पैटर्न है फ्लो का, वो वैसे ही जैसे पानी का पैटर्न। अच्छा, पानी का पैटर्न अलग क्यों होता है कि पानी कोई किसी झील से निकल रहा है, कोई किसी झील से। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी यही है कि क्रैक की इनिशिएशन जो है वो डिफरेंट लोकेशन से हो रही है। कोई क्रैक बैक वक्त यहाँ से भी शुरू हो गया, यहाँ से भी हो गया। ब्रिटल है ना, ब्रिटल फ्रैक्चर है। ब्रिटल कैसा होता है, बॉन्ड्स टूटते हैं, तो यहाँ से भी टूटे, यहाँ से भी टूटे, यहाँ से भी, जहाँ स्ट्रेस रेजर्स होंगे। तो क्रैक इनिशिएशन अकर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। और जैसे क्रैक आगे बढ़ रहा है, अब जैसे बड़ा होता जा रहा है, ये आपस में जो क्रैक इधर से आ रहा था, जो इधर से आ रहा था, वो जुड़ते जा रहे हैं। कोएलेस एज क्रैक प्रोपगेट्स, ये जुड़ते जाते हैं जैसे क्रैक आगे बढ़ता है। ठीक, ये हमने देख लिया कि वेरी सिमिलर टू रिवर पैटर्न्स। दूसरी चीज क्या है, यहाँ आप ये देखेंगे कि जैसे क्रैक आगे बढ़ रहे हैं और बाउंड्रीज आ रही हैं, ग्रीन बाउंड्रीज, जब ये एक प्लेन से इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ कहीं जुड़ गए, जुड़ के आगे बढ़े। अब जब इन्होंने ग्रेन बाउंड्री क्रॉस की है तो जरूरी नहीं है कि अब ये उसी तरह आगे बढ़े, अब ये किसी और जगह से किसी और डायरेक्शन में इनिशिएट हो सकते। उसकी वजह क्या है कि ये क्लेविज फ्रैक्चर है ना, क्लेविज फ्रैक्चर क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स को देख के बढ़ता है। तो यहाँ इस ग्रेन और इस ग्रेन के क्रिस्टोग्राफिक प्लेन्स अलग होते हैं। एक ग्रेन की जो तस्वीर है वो कोई और हो सकती है, बराबर वाले ग्रेन में इनका पैटर्न, इनकी डायरेक्शंस कुछ और हो सकती है। और दोनों जो जर्नल क्रैक की डायरेक्शन है, क्रैक जर्नली इधर बढ़ रहा है लेकिन एक इधर बढ़ेगा एक उधर बढ़ेगा, ये सब चीजें ग्रेन टू ग्रेन फर्क हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ देखिए कि जैसे अब ये वाला ग्रेन है और ये वाला ग्रेन है, क्या नजर आ रहा है, ये एक फ्रैक्चर सरफेस थी, ये थी और ये थी, और ये जाके कहीं मिल गई, तो क्रैक की प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है। यहाँ पर क्या, यहाँ लग रहा है कि ये वाली है, यहाँ लग रहा है ये वाली है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ ये वाली डायरेक्शन लग रही है। इस केस में क्या है कि इसमें क्रैक में इधर से इधर आता हुआ लग रहा है। तो इनमें जो लोकल क्रैक प्रोपगेशन की डायरेक्शंस हैं विद इन द ग्रेन, they may be different from the neighboring grains at a macro scale. ठीक हो गया, they may be different at a macro scale. हमने ये कहा था ना कि ग्रेन बाउंड्री जब ये क्रॉस करते हैं तो सब के सब अपने अपने रास्ते पे चल निकलते हैं नए नए। ये देखें, ये क्लीवेज अलग अलग प्लेन्स पे हो रही है, फिर ये क्लीवेज आके मिली। क्रैक की जर्नल प्रोपगेशन डायरेक्शन की कौन सी है, जो इनके मिलने की डायरेक्शन है।
एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, यहाँ के मिल रहे हैं। ये जो मिलने की डायरेक्शन है ये है जर्नल प्रोपगेशन की डायरेक्शन। जो कुछ यहाँ टॉपिक लिखा है ब्रिटल इंटरग्रैनुलर क्लीवेज फ्रैक्चर सरफेस, तो ये ब्रिटल फ्रैक्चर की एक टाइप है क्लीवेज। और कौन सी है? ये है, ये ग्रेन बाउंड्री पे क्रैक नहीं जा रहा है, ग्रेन के अंदर से जा रहा है, इंटरग्रैनुलर है क्रैक। डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ क्रैक कोएलेसेंस। और ग्रेन बाउंड्री को क्रॉस कहाँ करेगा? जहाँ इसको कोई सूटेबल डेफॉर्मेशन कंडीशन मिल जाएगी। इस केस में ये मोड 3 की कंडीशन। मोड 3 क्या होता है? जहाँ ये आपस में ये ट्विस्ट करते हैं या ये परपेंडिकुलर टू द क्रैक डायरेक्शन स्लाइड कर रहे हैं, मोड 3 डायरेक्शन। और क्लीवेज फ्रैक्चर्स जो हैं ये एफसीसी में नहीं होते या बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? इसलिए कि एफसीसी में स्लिप की पॉसिबिलिटी है जब जोर लग रहा है। स्लिप क्या करती है? डक्टाइल फेलियर को रिजल्ट। तो सबसे ज्यादा कहाँ पॉसिबिलिटी है? एचसीपी में और फिर बीसीसी में। इनमें स्लिप सिस्टम एचसीपी में सबसे कम है और बीसीसी में स्लिप सिस्टम्स हैं, लेकिन इसमें हाई डेंसिटी प्लेन्स है, क्लोज पैक्ड प्लेन्स नहीं है। एफसीसी में आमतौर से क्लीवेज फ्रैक्चर नहीं देखे जाते। ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये टूल स्टील है, रूम टेम्परेचर पे फेल हुआ है। क्या नजर आ रहा है? क्लीवेज नजर आ रहा है इधर। और ये क्या नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा है? ये कप एंड कोन्स नजर आ रहे हैं। ये तो हमारे पास के कॉजी क्लीवेज फ्रैक्चर है। ये क्लीवेज विद माइक्रो वॉइड कोएलेसेंस, ये माइक्रो वॉइड कोएलेसेंस है जो कि डक्टाइल को शो कर रहे हैं। और ये आइसोलेटेड जजीरे हैं क्लीवेज फ्रैक्चर के। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट मटेरियल्स हैं जिनमें कि कुछ डक्टिलिटी भी होती है। कमिंग टू द लास्ट फीचर विच इज द शिवरॉन पैटर्न। ये आपने पिछली जो हमारी फेलियर स्टडी थी हवाई जहाज वाली, उसमें हमने कहा था कि जो केसिंग थी कंप्रेसर रीजन की, उसके फीचर्स कैसे थे? शेवरॉन थे, उसमें ये वी नॉच शेप चीजें थी। और इसका जो नोक होती है वो लीड करती है कहाँ पे? वो लीड करती है कि कहाँ से क्रैक शुरू हुआ। तो इन्होंने हमें कहाँ लीड किया था? इन्होंने लीड किया था हमें कंप्रेसर रीजन स्टेज 3 की तरफ, वहां से क्रैक शुरू हो रहा है और प्रोपोगेट किस तरफ कर रहा है? टूवर्ड्स स्टेज 1 प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक, रेफरेंस यहाँ दिए हुए जहां से ये मटेरियल लिया है। ये वाली तस्वीर वहां आपने देखी भी होगी। तो एक विजुअल डिस्क्रिप्शन क्या दे रही है? शिवरॉन पैटर्न्स टिपिकली अकर ऑन फ्रैक्चर सरफेसेस ऑफ थिकर प्लेट्स। जहां थिकर प्लेट्स में क्या है? प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती है। ये आप अच्छी तरह वाकिफ हैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन से। तो थिकर प्लेट्स में हमें, और एक फीचर ये, दूसरा क्या होता है? दूसरा इसमें होता है कि कुछ फीचर्स इसके ब्रिटल होते हैं और कुछ बात डक्टाइल भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मिक्स मोड तो नहीं कहेंगे, प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली ये ब्रिटल फेलियर है, लेकिन इसमें डक्टाइल फीचर्स। ये एक मिसाल है इसकी। यहाँ पे ये ऐसे वी शेप नॉचेस बनते हैं, इनको शेवरॉन कहते हैं। शेवरॉन पैटर्न इस पैटर्न को कहते हैं। कपड़ों में भी ये पैटर्न होता है, कपड़ों के डिजाइन में ये वाला पैटर्न जो है इसको कहते हैं शेवरॉन मार्किंग। और इसकी जो नोक है, इसकी जो चोंच है, ये इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बता रही है कि ओरिजिन इधर है, यहाँ कहीं से क्रैक ओरिजिनेट हुआ है। इन जनरल हमें ये क्या मिलता है कि ये अगर थिक प्लेट है तो ये उसके दोनों तरफ ऑलमोस्ट सिमेट्रिक होते हैं। सेंटर से ये चोंच बाहर निकली हुई होती है, सिमेट्रिक अबाउट द सेंटर लाइन नॉर्मली। ये इसका एक स्केच है। इसमें वो जो डिटेल्ड फीचर्स हैं शेवरॉन पैटर्न के वो शो किए गए, डिटेल्ड फीचर्स। जहां से ये सेंटर वाला पार्ट है ना, ये सेंटर वाला पार्ट है, ये एरो बता रहा है कि ओरिजिन इधर है, क्रैक की ओरिजिन इधर है। अच्छा, अब वी नॉच क्या कह रही है कि ये जो सेंटर पार्ट है इसकी हाई हार्डनेस है और ब्रिटल नेचर, सबसे ज्यादा ब्रिटल ये है। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में सेंट्रल पार्ट है जहाँ ट्राइएक्सियलिटी की कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होती है, याद है? तो ये क्योंकि आसपास इसको हिलने नहीं देता, ठीक, तो क्या है कि ये सबसे पहले फ्रैक्चर हो रही है। क्रैक जो है, क्रैक की प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये है। इससे पहले कि हम इसमें आए, इन फीचर्स को पहले हम समझ लें। फीचर्स को पहले समझ लें। आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है? आपको ये वाले वी नॉचेस इंटरमिटेंट नजर आ रहे हैं। क्रैक बढ़ा, फिर एक तरह से डैम्प हो गया, फिर बढ़ा, फिर डैम्प हो गया, फिर बढ़ा, फिर डैम्प हो गया। क्या हो रहा है डैम्पिंग में?
कि यहाँ पर इसका जो जो शार्पनेस है वो कम हो रही है। तो ये एक छोटा सा डक्टाइल रीजन है जो इसके दरमियान आ गया। ये वाला रीजन क्या है, जैसे अभी हमने देखा था क्लीवेज फ्रैक्चर में कि ये पैटर्न्स इंडिकेट करते हैं ब्रिटल रीजन को, ये ब्रिटल रीजन को, ये वाली ये ब्रिटल रीजन है सारे। तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोपगेशन है जिसमें ऑल्टरनेट स्टेप्स हैं ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कौन सा है, जो शेवरॉन टाइप है, जो क्रिस्टल प्लेन्स के अलॉन्ग हो रहा है, वो क्रिस्टलाइन है। फाइब्रस कौन सा है, या कप एंड कोम्स बन रहा है, ये वो वाला है। और इसमें से ये इसका रेशियो कितना होगा, इसका कितना होगा, ये कौन सी चीज डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगी कि मटेरियल में ब्रिटलनेस कितनी है। ठीक, तो ये हमारा डक्टाइल इसका रीजन होता है, ऐसे वी नॉचेस, और ये जो बीच मेजर रीजन है ये ब्रिटल रीजन। और ये क्या चीज है, ये कोने में, ये जो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ, गैस लगा सकते हैं क्या चीज है, जो सबसे आखिर में क्या होगा, जब इतनी सरफेस खुल जाएगी तो आखिर में जो कुछ भी बचेगा वो ओवरलोड से टूटेगा। तो ये शेयर लिप्स है। और जैसे शेयर लिप्स पता है कि जो लोड लगता है उसके 45 डिग्री पे होती है, अभी एंगल भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो फ्लैट पोर्शन होता है ऑलमोस्ट। The shear region diminishes as the material becomes more and more brittle. जितना मटेरियल ब्रिटल होगा तो ये शेयर कम से कम होता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फर्ज करें यहाँ नॉच थी, फ्रैक्चर सरफेस हमें कैसी नजर आती है, यहाँ नॉच थी, लोड इधर खोल रहा है इसको, लोड इस नॉच को खोल रही है, ये डायरेक्शन है अप्लाइड लोड की, ये और ये। क्रैक किधर खुलेगा, अगर ब्रिटल होगा तो मेरी ये फ्रैक्चर सरफेस से वो क्या होगी, अप्लाइड लोड के परपेंडिकुलर होगी। याद है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं उनके परपेंडिकुलर मेरा जो है फ्रैक्चर प्लेन्स होंगे। तो फ्रैक्चर सरफेसेस आर फ्लैट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल स्ट्रेस। किसकी पहचान है ये, ब्रिटल फेलियर की पहचान है ये। तो क्रैक की प्रोपगेशन डायरेक्शन ये वाली हो, इधर से इधर क्रैक आएगा, नॉर्थ से शुरू होगा इधर आ गया है। ठीक, ये हमारी नॉच जो इधर थी वो ये इधर, ये नॉच का इलाका, ये वाला नॉच का इलाका, यहाँ से नॉच थी, क्रैक यहाँ से आगे बढ़ रहा है। और ये जो वी पैटर्न्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि जी इधर से शुरू हुआ था, ये भी इधर आ रहे हैं ना सारे, ये भी सारे इधर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इधर आ रहे हैं। सबसे ब्रिटल ये जगह थी, तो जब क्रैक खुलेगा सबसे पहले ये टूटेगी, फिर क्रैक आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ जाएगा, जिससे कि ये लाइनें बन रही हैं, ये लाइनें इसलिए बन रही हैं। पहले बीच का टूटेगा और सबसे आखिर में आखिर का टूटेगा। जब छोटा सा रह जाएगा तो फिर ये आखिर में ये शेयर से ये चीज टूट जाएगी जो आखिर का इलाका है। तो क्या है कि क्रैक का जो फ्रंट है वो ये होगा, सबसे आगे सेंटर वाला पार्ट सबसे आगे और कोने वाला सबसे आखिर में जो शेयर हुआ है, इसको क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। ये बीच में से क्रैक टनल होकर आगे बढ़ा है। क्रैक फ्रंट लीड्स एट द प्लेट सेंटर और लैग्स एट द सरफेस। ठीक, क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, शेवरॉन पैटर्न्स, क्रैक टनलिंग इसको कहते हैं। क्रैक फ्रंट इज पैराबोलिक इन शेप, ये जैसे नजर आ रहा है आपको, ये फ्रंट है, ये भी क्रैक हो गया इलाका, ये भी नहीं हुआ है। क्रैक पहले सेंटर का आगे बढ़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइड की तरफ जाएगा। शेवरॉन और ऑर्थोगोनल टू द क्रैक फ्रंट, इसके साथ ये ऑर्थोगोनल एंगल के ऊपर है। ठीक है, चलें। रेट ऑफ क्रैक टू प्रोमोट फ्रैक्चर, किस रेट से आगे बढ़ेगा, जिस रेट से क्रैक आगे बढ़ेगा उसी रेट से हमारे पास सरफेस जनरेट होगी। सरफेस जनरेट होने का क्या मतलब, एनर्जी डिसिपेट होगी। तो रेट ऑफ जो 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 जितना मैं क्रैक को क्रिएट करने के लिए काम कर रहा हूँ वो प्रोपोर्शनल है जो एनर्जी यहाँ जनरेट हो रही है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, ये आता है जब आप चीजों का इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं, याद है, शार्पी या आइजॉट इम्पैक्ट टेस्टिंग करते हैं। तो प्रोबेबली एक शॉर्ट सी, रिलेटिवली शॉर्ट हमारा ये लेक्चर है ऑन दी फ्रैक्टोग्राफी। इस पे कोई सवाल है आपका, या आपको क्रैक को समझने में मदद करेंगे? जी बताइए सर। ये जो आपने आखिरी बात लाइन को एक्सप्लेन किया सर, ये दोबारा कर देंगे? फिर से बोलिए जरा जोर से। सर ये जो लास्ट लाइन आपने एक्सप्लेन किया है इसको काइंडली दोबारा अगर आप हाँ, बता दें। मैं आपके पास इस स्लाइड से आता हूँ, इस स्लाइड से आता हूँ। ये तो क्लियर है ना,
कि ये वाली चीजें मेरे पास रिलेटिवली थिकर प्लेट में होती है। थिकर प्लेट यस सर। के इलाके होते हैं, जब लोड लगता है तो वहां पे हमारे पास चूंकि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है, तो वहां पर सबसे ज्यादा हार्डनेस होती है, सबसे ज्यादा वहां पे जो जो ब्रिटल फ्रैक्चर का नेचर है सबसे ज्यादा वहां होता है। ये जो बैंड है ये शो करते हैं कि सबसे ब्रिटल फेलियर इस जगह पे होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमें जो जनरल सरफेस नजर आती है, आपने देखा ये वी नॉचेस बन रहे हैं और वी नॉच के दरमियान कुछ जगह है जो खाली है। तो क्या है, ये वी जो दरमियान की जगह है, ये दरमियान की जगह है, ये ब्रिटल फेलियर है। और जो ये बैंड्स हैं वी नॉच की जो शक्ल दे रहे हैं, ये बैंड्स डक्टाइल फेलियर। तो ये इंटरमिटेंट या ऑल्टरनेट स्टेप्स हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब ब्रिटल, क्योंकि एटॉमिक बॉन्ड्स टूटते हैं उसमें। फाइबर ये वाला वो इलाका है, और यहाँ आप क्लीवेज के साथ मैच करेंगी तो चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। उसके बाद ये इलाका फाइबरस है। फाइबरस कहाँ होता है, जहाँ टेंसाइल टेस्टिंग में नेकिंग होती है और कप एंड कोन बनते हैं, याद है। तो ये डक्टाइल फेलियर को शो कर रहे हैं फाइबरस इलाका। कौन सा ज्यादा कौन सा बड़ा होगा, डिपेंड्स ऑन द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक, सबसे आखिर में क्या है, जब क्रैक सबसे पहले यहाँ से शुरू होता, आगे तो बढ़ रहा है ये, लेकिन ये अक्रॉस द प्लेट भी ये कि यहाँ से शुरू होकर इस तरफ ग्रो हो रहा है, सबसे आखिर में ये ग्रो होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का इलाका गायब है, सारा रोड इन बिल्कुल जो कोने पे जगह इनके कंधों ने उठाया हुआ है। तो यहाँ ओवरलोड होगा और मटेरियल शेयर हो जाएगा। तो शेयर लिप्स किस एंगल पे बनती है, 45 पे बनती है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्लैट रीजन। जो फ्लैट पोर्शन है ये वाला, अगली स्लाइड में भी यही आप देखेंगे कि फ्लैट आपको क्रॉस सेक्शन में कैसा नजर आएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये फ्लैट रीजन, ये आपको फ्लैट रीजन नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जो हमने पिछले कहा था ना इस स्लाइड में कि जो बल्क है वो फ्लैट होता है सिवाय शेयर लिप। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ मेरी फ्रैक्चर सरफेस जब ये खुलेगा तो फ्रैक्चर सरफेस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। लोड इधर से लग रहा है और इधर से लग रहा है, तो लोड क्या कर रहा है, इस नॉच को खोल रहा है। ये यूं एक लोड लग रहा है और दूसरा लोड यूं लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ना कि ये वाली सरफेस क्लॉकवाइज जा रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। लोड मेरे इस नॉच को खोलने की कोशिश कर रहा है, तो क्रैक आगे बढ़ रहा है। जो उसके नतीजे में शेवरॉन पैटर्न बनते हैं, उनकी सरफेस कैसी होती है, रिलेटिवली फ्लैट होती है। और जो लोड लगता है इसके ये परपेंडिकुलर सरफेस है, ये सरफेस जो है इस लोड के परपेंडिकुलर है, या जब ये लोड लगेगा तो जो फेलियर होगा वो इस लोड के परपेंडिकुलर होगा। ये किसकी पहचान है, ये ब्रिटल फेलियर्स की पहचान है। हमने पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, ये प्रिंसिपल अप्लाइड लोड अगर है तो फ्रैक्चर सरफेस इसके परपेंडिकुलर उस सूरत में होती है जब ब्रिटल फेलियर होती है। सही, अच्छा, अब मैंने इस सरफेस को खोल लिया। अब खोल के सरफेस को मैं ऊपर से देखूंगा अगर, तो मुझे कैसी नजर आएगी, ऐसी नजर आएगी। ये जो मेरी नॉच छोटी सी थी, ये अलोंग द थिकनेस, ये थिकनेस है ना प्लेट की, ये प्लेट की थिकनेस है। तो ये प्लेट में यहाँ नॉच थी इस जगह पे, यहाँ से शुरू हुआ था क्रैक। ठीक, शेवरॉन पैटर्न आपके लिए अब नए नहीं है। ये जो वी से बन रहे हैं सेंट्रल लाइन के सिमेट्रिक, ये वी बन रहा है, इनकी जो नोक इधर जा रही है इस तरफ जा रही है। क्या कह रही है, क्रैक यहाँ से शुरू हुआ था, हमें पता है नॉच यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक, अच्छा, अब ये वी एक और चीज क्या बता रहा है कि सबसे पहले क्रैक यहाँ था इस जगह पे, फिर ये यूं आगे बढ़ा है ना क्रैक इसी डायरेक्शन में। तो दूसरे लफ्जों में क्रैक सेंटर से शुरू है और बाहर की तरफ पे है। दूसरे अल्फाज में क्रैक फ्रंट लीड्स एट द प्लेट सेंटर, प्लेट सेंटर में शुरू होगा और फिर जो सरफेस है वो सबसे आखिर में क्रैक होगी। इधर भी आगे यूं बढ़ेगा, इधर यूं बढ़ेगा, तो फ्रंट क्या बनेगा, ये क्रैक फ्रंट बनेगा। जैसे क्रैक आगे जाएगा ये पैराबोला आगे जाता जाएगा, ठीक है ना। पहले ये क्रैक होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरह से। क्लियर है ये बात? यस सर। क्लियर है आपको? जब यहां से यहां तक क्रैक हो जाएगा तो सबसे आखिर में शेयर लिप बनेगी, ठीक है ना। ये भी हमने पिछले उसमें देख ली थी। तो जो क्रैक बीच से तेजी से आगे बढ़ेगा और साइड से लैग करेगा, इसको क्रैक टनलिंग कहते हैं। ये पैराबोला की शक्ल आपको ये नजर आ रही है फ्रंट की, ये चीज क्रैक हो चुकी है और इसने भी क्रैक होना है। तो क्रैक कब होगी, जब ये पैराबोला इसमें आगे जाएगा। ठीक, सही है। यस सर। कोई सवाल और?